हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 10वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हम लोग इस मैथ्स में रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रश्नावली 1.2 को ख़त्म किया और आज हम क्या करते हैं, उसी क्रम में प्रश्नावली 1.3 की तरफ अग्रसर हैं और आज इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चंस क्या कर रहा है प्रश्नावली 1.3 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑलरेडी हम लोग यह जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या करना है, इस कथन को सिद्ध भी करना है। तो इस कथन को सिद्ध करने के लिए हमें भाषा का इस्तेमाल करना है। तो भाषा का इस्तेमाल करने से, ठीक है ना, हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और इस चीज़ को हम लोग विधिवत समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, पहला आपका वर्किंग क्या होता है, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में भी ऐसे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। पहला वर्किंग, पहला स्टेप ये होता है कि पहले हम इसका विरोध करते हैं। विरोध का मतलब क्या है कि अपरिमेय है तो इसका विरोध क्या होगा, परिमेय होगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा कि मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है। तो आइएगा, मान लिया अच्छा √3 है कि √5, सॉरी √5 है। तो पहला चीज़ लिखना पड़ेगा, मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। अगर आपका √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, दिस इम्प्लाइज √5 इक्वल P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0। एक नया आपके पास वर्ड्स आया है, उसका नाम है सहअभाज्य। तो इसको भी हम समझा देते हैं। अगर दो या दो से अधिक संख्याओं का मासापा मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 2 और 3 को लिख सकते हैं 2 × 1, 3 × 1। अब बताओ दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 1 है ना। तो ऐसी इस कंडीशंस में ये 2 और 3 आपके सहअभाज्य हो जाएंगे। 4 और 5, 4 को 4 × 1 लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 1। तो 4 और 5 क्या होंगे, आपके सहअभाज्य होंगे। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, चाहे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहिए और दूसरी भाषा में आप मासापा भी कह सकते हैं, क्योंकि मासापा वही होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासापा 1 हो कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। दूसरे भाषा में ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो सहअभाज्य कहलाता है। हमने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे 5 और अगर हम बात करें 10 तो 5 × 2 और इसके बाद में 10 को लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी 5 × 1 और 10 को 5 × 2, बताओ उभयनिष्ठ कितना है, 5 है। तो अब हमने कहा कि जिनका मासापा केवल और केवल 1 हो तो वो तब सहअभाज्य होंगी, और इसमें मासापा कितना हो रहा है, 5 हो जा रहा है इसका ना। तो इस सिचुएशन में ये दोनों सहअभाज्य नहीं होंगी। तो हम आशा करते हैं सहअभाज्य भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा से जो कंडीशन मैंने लिखा कि Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये बात समझ में आ गया ना। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, P इक्वल √5Q मिल जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, P इक्वल √5Q हो गया। अब आइए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो जब वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, P² इक्वल 5Q²। ये बात समझ में आपको आ गई होगी इतना तक।
अब यही हमको समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट हम आपको यहाँ तथ्य देने वाले हैं, यही से आप अपने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है इस तरफ हम ध्यान देते हैं। पहला चीज़ क्या है कि आपको दिख रहा है इस पी स्क्वायर इक्वल 5q² को क्या हम p² 5 इक्वल q² नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 का गुणा है, ट्रांसफर करेंगे तो 5 का भाग हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आ रहा है? इसका ये मतलब है कि जो संख्या p² है, जो p² आपके पास है वो 5 से विभाज्य है, जो कितनी बार गया है? q² बार गया है। देखिए अगर विभाज्य ना होता तो यहाँ पर कोई पूर्णांक क्यों आता? बात समझ में आ रहा है ना? तो p² 5 से विभाज्य है, जो कितनी बार गया है? q² बार। बात समझ में आ रहा है ना? अरे भाई मान लेते हैं आपके पास 20 हो जाए, 5 से भाग देंगे, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ बार जाएगा, 5 चौक 20। लेकिन अगर 21 कर देंगे तो दशमलव जाएगा आपका ना, अर्थात 21 5 से विभाज्य नहीं है। लेकिन यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, इसका ये मतलब है कि p² 5 से विभाज्य है। तो यहाँ से ये मतलब हो गया, लिख सकते हैं कि चूँकि p² संख्या 5 से विभाज्य है। अब आप हमें बताएं कि जब p² संख्या 5 से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए p भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। आइए इस बात को बहुत भली भांति समझ लेते हैं। मान लीजिए 100 है, 100 में 5 का भाग दे रहे हैं तो कितना बार जा रहा है? 20 पंचे 100, ठीक है ना। 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा, बटे कितना हो गया? 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10। जब 100 5 से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी 5 से क्या हो रहा है? विभाज्य हो रहा है। जब 100 था तो भाग कितनी बार गया? 20 बार। जब 10 है तो भाग कितनी बार गया? 2 बार, एक बार पुनः। जब 100 5 से विभाज्य है तो 100 का वर्गमूल अर्थात 10 वह भी 5 से क्या है? विभाज्य। लेकिन यहाँ कुछ और बार गया था और यहाँ कुछ और बार गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से p भी संख्या 5 से विभाज्य होगा, जो कि हमने मान लिया। अतः p इक्वल हम मान ले रहे हैं 5m, p इक्वल मान ले रहे हैं क्या? 5m। और इसे हम लोग क्या कह दे रहे हैं? इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। p इक्वल 5m का मान, ठीक है ना, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब p का मान समीकरण 1 में क्या कर देना? रखने वाले हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा 5m² इक्वल 5q², और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 25m², 5q², और 5 × 5 55 25। और इस प्रकार से हमें मिला क्या? हमें मिला q² इक्वल 5m²। q² इक्वल कितना मुझे मिला? 5m² मिला। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से एक बात और स्पष्ट हो रही है कि 5 का गुना है तो 5 का क्या हो जाएगा? भाग, अर्थात q² भी 5 से क्या है? विभाज्य है। तो यहाँ से लिख देंगे चूँकि q² संख्या 5 से विभाज्य है, q² संख्या 5 से हमारा क्या भैया? विभाज्य है। इसलिए q भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। ये बात समझ में तो आ रही होगी। अरे भाई 5 का गुना है, 5 का भाग हो जाएगा, मतलब q² 5 से विभाज्य है, तो जाहिर सी बात है उसका वर्गमूल भी 5 से विभाज्य होगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया। अब क्या है? q भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो ये क्या हो गया कि इसे कथन आप ये मान लीजिए, इसे आप लोग क्या मान लीजिए? कथन ये मान लीजिए, कथन ए मान लीजिए।
और इसे आप लोग कथन बी मान लीजिए। अब क्या है, कथन ये देखिए और कथन बी देखिए, पी भी 5 से विभाज्य हो रहा है और क्यू भी 5 से विभाज्य हो रहा है। जैसे इसका ये मतलब और कोई एग्जाम्पल्स हम ले लें तो 100 मान लिए और 20 मान लिए। अब बताओ क्या 100 और 20 दोनों 5 से विभाज्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए यहाँ से 5 चौके 20 अर्थात 100 और 20 ये दोनों 5 से विभाज्य हो जा रहे हैं, अर्थात इसका मासापा कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। ठीक है ना, सॉरी 5 दूना 10 हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या है, हमारे कहने का ये मतलब होगा कि 100 और 20 सभाज्य नहीं होंगे। कहे नहीं होंगे क्योंकि हमने बताया सभाज्य केवल और केवल तब होगा जब उन दोनों का उभयनिष्ठ मासापा कितना होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से है कि P भी 5 से विभाज्य होगा और Q भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या, कथन ये व B से, कथन ये व B से, ठीक है ना, कथन ये व B से P भी 5 से विभाज्य है। कथन ये व B से हम कह सकते हैं कि P और Q सभाज्य नहीं है। और यहाँ क्या लिखा गया था कि P और Q सभाज्य हैं। अगर P और Q सभाज्य नहीं हैं तो सिचुएशन में √5 हमारा क्या होगा भैया? एक अपरिमेय संख्या ही होगा। एक बार पुनः इस चीज़ को मैं समराइज कर दे रहा हूँ। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला स्टेटमेंट इसका विरोध करने का है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर परिमेय होगा तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप P/Q ना मान करके कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस परिचय दे दीजिएगा कि क्या क्या है। जहाँ P और Q सभाज्य हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अगला स्टेप आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला स्टेप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। और इसके बाद इस बात से स्पष्ट होती है कि P² 5 से विभाज्य है, जो कि भाग Q² बार जा रहा है, तो उसका वर्गमूल भी 5 से विभाज्य हो रहा है, जो कि m बार जा रहा है। m एक पूर्णांक है। अब इसका मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए तो स्पष्ट होता है कि Q² जो है 5 से विभाज्य है, तो उसका वर्गमूल भी 5 से विभाज्य हो रहा है। कथन ये और B से स्पष्ट है कि P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, अर्थात P और Q सभाज्य नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इतना समझ में तो आपको आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुख अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। कारण सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई सोचने समझने की बातें नहीं है, लिख दीजिए। पहले इसका विरोध ही करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और भी, ये भी जान जाइए कि परिमेय, मान लेते हैं कोई संख्या अपरिमेय है, और अपरिमेय में अगर परिमेय जोड़ते भी हैं तो पूरा आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो अपरिमेय ही मिलेगा। मतलब अपरिमेय के साथ आप गुणा करिए, अपरिमेय के साथ परिमेय का गुणा करिए, धन करिए, ऋण करिए, भाग करिए, आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा भैया? अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला काम इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको विरोध करेंगे। मान लिया 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो इसको लिख सकते हैं, दिस एम्प्लाइज
3+2√5 इक्वल p/q, जहाँ p कामा q, जहाँ p और q सभाज्य हैं, ये भी लिख सकते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक हैं, ये भी लिख सकते हैं, p और q पूर्णांक हैं, इसमें हम पूर्णांक लिख रहे हैं। तथा q इज नॉट इक्वल 0, q का मान 0 के बराबर नहीं है। इतना तो हो गया। अगला स्टेप, ठीक है ना, ये सब कुछ तो प्रमेय है, ये है तो p/q इसको लिख सकते हैं क्या, 2√5। अच्छा, इसका हम क्या किए हैं, विरोध किए हैं, ठीक है ना, जो कि क्या है, मान लिया 3+2√5 एक प्रमेय संख्या है, जो कि ये क्या हमने गलत लिखा है, ठीक है ना, उसका विरोध किया है। तो 2√5 p/q प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2√5, तिरछा गुणा कर देंगे, p-3q/q। अब p और q एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है, तो ये पूरा सिस्टम में क्या होगा, प्रमेय हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी कर लेते हैं थोड़ा सा, अतः √5 इक्वल p-3q/q/2q होगा, गुना है भाग हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ p और q ये क्या है, या पूर्णांक है ना, और 3 का गुणा करेंगे तब भी q में पूर्णांक मिलेगा, घटाएंगे तब भी पूर्णांक मिलेगा, भाग करेंगे तब भी पूर्णांक मिलेगा, मतलब ये पूरा हमारा प्रमेय है। अगर ये प्रमेय होगा, चूंकि p और q पूर्णांक हैं, इसलिए p-3q/2q भी पूर्णांक होगा, अर्थात p-3q/2q एक प्रमेय संख्या होगा, तब √5 भी प्रमेय होगा, तो ये भी प्रमेय होगा, तब √5 भी एक प्रमेय संख्या होगा जो कि पूर्णतः असत्य है। क्यों असत्य भैया, क्योंकि ऑलरेडी मैं दिखाया √5 एक आपका प्रमेय संख्या है, तो √5 भी एक प्रमेय संख्या होगा जो कि पूर्णतः असत्य है, अर्थात √5 एक अप्रमेय संख्या है। तब अगर √5 एक अप्रमेय संख्या है, तो अभी हमने आपको बताया कि जब यह अप्रमेय होगा तो गुणा करेंगे तब भी अप्रमेय होगा, और कुछ जोड़ेंगे तब भी आपका एक अप्रमेय होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग लगा फिर लीजिएगा एग्जाम्पल्स देख करके कुछ, और जो हमारे पास क्वेश्चन थर्ड आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड जो कह रहा है मेरे पास, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रमेय हैं। जैसे आपके पास 1/√2 है, पहला क्वेश्चन सिद्ध करना है कि ये 1/√2 एक अप्रमेय संख्या है। तो पहले इसको क्या करेंगे, आप प्रमेय के बराबर मान लेंगे। तो प्रमेय के बराबर मानेंगे तो p/q हो जाएगा, और दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, या तिरछा गुणा कर दीजिए तो p बराबर कितना हो जाएगा। चलिए भाई सिस्टमेटिक ढंग से लिख ही देते हैं। क्वेश्चन से यही कहा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रमेय हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन 1/√2 है। तो ऐसे करेंगे, मान लिया 1/√2 एक प्रमेय संख्या है, तब 1/√2 किसके बराबर होगा भैया, p/q के, जहां p और q सभाज्य हैं तथा q इज नॉट इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिलेगा कितना आपके पास, q इक्वल q इक्वल मिलेगा √2p, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो q² इक्वल 2p²। स्पष्ट है कि q² 2 से वही पुरानी बात आएगी, आगे आप स्वयं करेंगे।
क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। और q इक्वल 2m मान लेंगे और उसका मान इसमें रख देंगे। एक बात स्पष्ट होगी कि q और p दोनों ही 2 से विभाज्य हैं। स्पष्ट हो जाएगा कि p और q सहाभाज्य नहीं होंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि ये आपका अपरिमेय होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 + √2 आ रहा है किसी में, तो 6 + √2 में वही करना है जो आप क्वेश्चन इसमें किए थे 3 + 2√5 में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग स्वयं लगाएंगे और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो अगली क्लास के लिए होगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।